हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले नॉन फाइनाइट वर्ब स्टार्ट करने से पहले हम वर्ब की बात करते हैं। हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था, जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, उनमें एक पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या था? वर्ब भी था। वर्ब जो है देखा जाए तो वर्ब किसी भी सेंटेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। क्यों? क्योंकि वर्ब को चेंज करने से पूरा का पूरा सेंटेंस ही चेंज हो जाता है। वर्ब जो है अगर वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट में है तो पास्ट है, फ्यूचर में है तो फ्यूचर है। तो अकेले सिर्फ वर्ब को चेंज करने से ही हम पूरे सेंटेंस के भाव को चेंज कर सकते हैं। क्लियर? वर्ब को अगर हम रूट वर्ड की बात करें तो वर्ब जो है वो लैटिन से लिया है और लैटिन में इसका मतलब था वर्ड। वर्ब का मतलब क्या है? वर्ड। यानी अगर मैं बोलूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड किसी सेंटेंस का है तो वो कौन है? वर्ब है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंडिया wants peace everywhere। ठीक है। अब इसमें मैं ये दूसरा सेंटेंस लिख रही हूँ, इसमें सिर्फ वर्ब चेंज कर रही हूँ। इंडिया वांटेड पीस एवरीवेयर, इंडिया विल वांट पीस एवरीवेयर। इन तीनों सेंटेंस में स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रही है? वर्ब चेंज हो रही है। और वर्ब के चेंज होने से पूरे के पूरे सेंटेंस का भाव ही चेंज हो जा रहा है। ये क्या है? प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये क्या हो गया? फ्यूचर। क्लियर? तो वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, किसी भी सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। और वर्ब जो है इसका लैटिन में मीनिंग क्या है? वर्ड है। इसी को हम देखें तो आपने वर्बोज सुना होगा और एग्जाम में भी ये आया हुआ है। ठीक है, वर्बोज जो है वो वर्ब से ही बनता है। वर्बोज का मतलब होता है कि जितने वर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है उससे ज़्यादा वर्ड्स बोलना। किसी भी चीज़ को समझाने के लिए या बताने के लिए बहुत ज़्यादा वर्ड्स को यूज़ करना, उसके लिए क्या वर्ड आ जाता है? वर्बोज। यानी हम बोल सकते हैं फुल ऑफ वर्ड्स। क्या हो गया? फुल ऑफ वर्ड्स। क्योंकि वर्ब का मतलब क्या है स्टूडेंट? वर्ड है। क्लियर? समझ में आया? तो वर्ब जो है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वर्ब से बन गया वर्बोस। वर्बोस का मतलब होता है फुल ऑफ वर्ड्स। क्लियर? अब देखो, वर्ब को अगर हम डिवाइड करना चाहें या वर्ब की टाइप की बात करना चाहें, काइंड्स की बात करना चाहें, तो वर्ब को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। लाइक जैसे सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि वर्ब की 2 कैटेगरी हमने पढ़ी थी, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। याद है? ट्रांजिटिव ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेती हैं, इंट्रांजिटिव ऐसी वर्ब जिसके पास में ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये कैटेगरी में हमने सेंटेंस में डिवाइड किया था। ठीक है। फिर वर्ब की कैटेगरी इरेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स होती है। ठीक है। वर्ब की और हम बात करें तो मैंने आपको सेंटेंस में हेल्पिंग, एक्टिव, पैसिव में भी डिवाइड करवाया था। ये हेल्पिंग वर्ब जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होती है, इज एम आर, जो 24 हेल्पिंग वर्ब्स है। एक्टिव वर्ब जिसमें सब्जेक्ट डूअर होता है, एक्शन करता है, वो एक्टिव है। पैसिव जिसमें सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है, यानी बी प्लस वर्ब थर्ड है। ठीक है। इस तरह से हमने वर्ब को ऑलरेडी डिवाइड कर लिया था। यहाँ हम वर्ब को डिवाइड कर रहे हैं 2 कंटेक्स्ट में। क्या? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ठीक है। यहाँ हम वर्ब को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं एक अलग फंक्शन के बेस पे, वो है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट जो हम पूरी लैंग्वेज में, पूरी ग्रामर में पढ़ते हैं, जो भी वर्ब आती है, सब्जेक्ट है, इसके बाद में जो वर्ब आई है
ठीक है, किसी भी सेंटेंस की बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, दो चीज़ें जो है वो मस्ट होती है। क्या? सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट नहीं है, चल कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, चल जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब की रिक्वायरमेंट है। सब्जेक्ट और वर्ब के बिना हम सेंटेंस नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये जो वर्ब है, ये वर्ब जो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ी थी कि ये जो वर्ब आती है इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। किसके अकॉर्डिंग आती है? ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, राइट। तो ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर या हम बोले टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब जो चेंज होती है वो होती है स्टूडेंट फाइनाइट। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल ही के साथ में क्या लोगे आप? गो या गोज? क्या आएगा? गोज। क्यों? क्योंकि ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर आए होता तो क्या लेते आप? गो या गोज? गो लेते मैम, ठीक है। अगर यहां पर दे होता तो क्या लेते आप? गो लेते, ठीक है। तो ये वर्ब आप देख रहे हैं ना, ये वर्ब जो है वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो वो सेकंड फॉर्म में चली जाएगी, अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो वो फ्यूचर में यूज होगी विल शैल के साथ, राइट। तो ये वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है वो कौन सी वर्ब हो जाती है? फाइनाइट वर्ब। कौन सी है? फाइनाइट वर्ब, राइट। और ऐसी वर्ब जिसको सब्जेक्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, सब्जेक्ट का नंबर क्या है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट का जो सेंटेंस है उसका टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, या वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। इन सभी चीज़ों से जिन वर्ब्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनकी फॉर्म सेम रहती है, वो होती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। इसमें आते हैं इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसको अभी डिटेल से पढ़ेंगे, स्टार्ट करें, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। सबसे पहले नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ने से पहले हम वर्ब की दोनों कैटेगरी जो हमने डिवाइड की है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, इसको समझ लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमने वर्ब्स को दो काइंड में डिवाइड किया है। क्या है? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। क्लियर? फाइनाइट वर्ब, ये डेफिनेशन ये फाइनाइट वर्ब की देखेंगे। अ वर्ब, अ वर्ब्स नहीं, अ वर्ब दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। एक वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग, या हम बोले सब्जेक्ट के टेंस के अकॉर्डिंग, इज कॉल्ड अ फाइनाइट वर्ब, ठीक है। एक ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है वो फाइनाइट वर्ब होती है। और किसी भी सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब का होना ज़रूरी है, फाइनाइट वर्ब आना ज़रूरी होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन फाइनाइट वर्ब के बिना हम सेंटेंस नहीं बना सकते। क्लियर? अब देखो, ही लाइक्स मैरी, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, वर्ब आई कौन सी? लाइक्स। किसके अकॉर्डिंग? ही के अकॉर्डिंग। तो लाइक जो है, ये जो लाइक्स है, ये यहाँ पर कैसे वर्ब है स्टूडेंट? ये क्या है? इट इज अ फाइनाइट वर्ब स्टूडेंट। कैसी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। क्लियर? आई लाइक मैरी, आई लाइक मैरी, आई के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आई? लाइक। तो लाइक यहाँ पर आई, यहाँ लाइक्स आई, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट। तो लाइक क्या है? फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, दे
गो टू स्कूल एवरी डे। तो गोज और गो ये दोनों क्या है स्टूडेंट, फाइनाइट, क्योंकि ये वर्ब चेंज हो रही है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर। और किसी भी सेंटेंस में जो हमने पढ़ लिया, बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, जैसे अगर हम बोले कि ही सिंग्स, वो गाता है, सेंटेंस बन गया ही सिंग्स। ठीक है, द बेबी स्लीप्स, बेबी सोता है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब। और वर्ब कौन सी, इस केस में कौन सी वर्ब हमें रिक्वायर्ड है स्टूडेंट, हमें रिक्वायर्ड है फाइनाइट वर्ब। इस केस में यहाँ पर जब हम सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जो वर्ब आनी चाहिए, जो वर्ब आती है वो कौन सी वर्ब होती है स्टूडेंट, फाइनाइट होती है। ठीक है ना, ठीक है। आगे नेक्स्ट आता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अ वर्ब दैट डज नॉट चेंज, एक वर्ब जो कि चेंज नहीं होती है। अ वर्ब दैट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एक ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है और उसको टेंस से भी कोई लेना देना नहीं होता है, वो वर्ब क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, नॉन फाइनाइट वर्ब। कैसी होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया, नॉन लगा दिया, फाइनाइट के आगे नॉन लगा दिया, नॉन फाइनाइट यानी एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। वो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन, जेंडर की नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, जेंडर का तो रोल नहीं है यहाँ। ठीक है, और नॉन फाइनाइट है वो नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। क्लियर, ठीक है। अब देखो, ही लाइक्स टू स्विम। अब इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है कौन सी, फाइनाइट। ठीक है, टू स्विम क्या है स्टूडेंट, नॉन फाइनाइट वर्ब की एक कैटेगरी है टू स्विम। कौन सी कैटेगरी है, ये कैटेगरी है स्टूडेंट इन्फिनिटिव। कौन सी कैटेगरी है, इन्फिनिटिव। टू प्लस वर्ब फर्स्ट क्या होता है स्टूडेंट, इन्फिनिटिव। क्लियर, वर्ब आईएनजी फॉर्म जिरेंड, वर्ब आईएनजी ईडी फॉर्म क्या हो जाएंगे, पार्टिसिपल। ठीक है, अब देखो इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखो। जनरली जो स्टूडेंट्स हैं उनको नॉन फाइनाइट वर्ब में बहुत डिफ़िकल्टी रहती है, चीज़ें समझ में नहीं आती है। बट हम जो अब पढ़ रहे हैं नॉन फाइनाइट को, जो मेरा पैटर्न है जिससे मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कोई डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी। ये सिर्फ बनाए हुए एक फोबिया है मन में या लोगों के, आपके सराउंडिंग की, और ये बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है, टफ, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखो इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखो। इन दोनों सेंटेंस में ये वर्ब चेंज हो रही है इसके अकॉर्डिंग, ये भी चेंज हो रही है इसके अकॉर्डिंग। लाइक है, यहाँ लाइक है, ये लाइक्स है, किसके अकॉर्डिंग, लाइक्स आया ही के अकॉर्डिंग, लाइक आया दे के अकॉर्डिंग। बट जो टू स्विम है, इसको दे से या ही से कोई भी फर्क पड़ा नहीं, इसको कोई लेना देना नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं है, इसकी जो फॉर्म है वो वही रहेगी। आप सब्जेक्ट ही लो, दे लो, शी लो, इट लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका टेंस आपका लाइक की जगह लाइक्ड हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो वर्ब्स हैं ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उनके नंबर के अकॉर्डिंग, उनके पर्सन के अकॉर्डिंग, उनके टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, इसलिए हम इनको नॉन फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो इसमें, शी लाइक्स पेंटिंग। ठीक है, आई लाइक पेंटिंग, ही लाइक्ड पेंटिंग, शी विल लाइक पेंटिंग। अब देखो लाइक्स में भी, लाइक में भी, लाइक्ड में भी, लाइक में, इन सभी में पेंटिंग ही आया हुआ है। इन सभी में क्या आया हुआ है, पेंटिंग। पेंटिंग क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यहां पर क्या है, जिरंड। ठीक है, तो ये जो पेंटिंग है उसको शी से, आई से, ही या पास्ट के टेंस से या फ्यूचर के टेंस से कोई फर्क पड़ा नहीं।
इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सा टेंस है, क्या पर्सन है, क्या सिंगुलर है, क्या प्लूरल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ये चेंज होंगी, उसके अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म में रहेंगी। तो ये कौन सी वर्ब हो गई स्टूडेंट? फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्लियर? देखो, नॉन फाइनाइट वर्ब्स किसी भी सेंटेंस में एसेंशियल नहीं है, ठीक है? एसेंशियल नहीं है कि आना ही कंपलसरी है, नहीं। फाइनाइट वर्ब का आना कंपलसरी है, एसेंशियल है, हमें फाइनाइट वर्ब चाहिए। ऐसा कोई सेंटेंस अगर हम बनाएं जिसमें फाइनाइट वर्ब ही नहीं हो तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं, चिल्ड्रन टू फ्लाई काइट्स, चिल्ड्रन काइट उड़ाते हैं, ठीक है? तो इसमें मैंने सब्जेक्ट तो ले लिया, मैंने इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब भी ले ली, बट मैंने फाइनाइट वर्ब नहीं ली। तो ये आपको देखने में भी, पढ़ने में भी अटपटा लग रहा है, और ये वैसे भी ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। ये करेक्ट कब होगा? जब हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे? लाइक। चिल्ड्रन लाइक टू फ्लाई काइट्स। समझ में आया? तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये जो इन्फिनेटिव है या जिरन जो भी होते हैं, ये एसेंशियल नहीं होते, ये आकर इस सेंटेंस में आकर उसको और करेक्ट कर देते हैं, मतलब उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चलती है हमें, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, बट ये एसेंशियल एलिमेंट नहीं होते हैं, किसी भी सेंटेंस के एसेंशियल एलिमेंट नहीं होते हैं। एसेंशियल क्या है? सब्जेक्ट है, और क्या है? फाइनाइट वर्ब है। क्लियर है गाइस? समझ में आया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है? पहला है इन्फिनेटिव, दूसरा है जिरंड, और तीसरा है पार्टिसिपल, ठीक है? इन्फिनेटिव जो फुल इन्फिनेटिव है वो होता है टू प्लस वर्ब फर्स्ट, ठीक है? बट कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जो टू नहीं लेती है, तो वो सिर्फ वर्ब फर्स्ट लेती हैं, वो हो जाते हैं बेर इन्फिनेटिव वर्ब फर्स्ट, ठीक है? जिरंड जो है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, दैट फंक्शंस एज अ नाउन, जो नाउन की तरह फंक्शन करता है, ठीक है? पार्टिसिपल जो है वो वर्ब की आईएनजी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईडी फॉर्म होती है, ठीक है? पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह भी फंक्शन करता है। जिरंड जो है वो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन नहीं करता है, वो नाउन की तरह फंक्शन करता है। ये तो हो गया इन तीनों के बारे में बेसिक। क्लियर? अब हम वन बाय वन एक एक को पढ़ेंगे डिटेल से, बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है गाइस? स्टार्ट करते हैं। इन्फिनेटिव की हम बात करें, सबसे पहले इन्फिनेटिव। An infinitive used with to is called full infinitive, ठीक है? यानी कि टू प्लस वर्ब फर्स्ट, टू प्लस वर्ब फर्स्ट is called full infinitive, right? So a full infinitive consists of two items. जो full infinitive है वो दो आइटम से मिलकर बनता है, that is two plus वर्ब, राइट? ठीक है, टू प्लस वर्ब, वर्ब कौन सी? वर्ब फर्स्ट, या आप वर्ब की बेस फॉर्म बोले या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोले, ठीक है? अब देखो, इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश, शी केम हियर टू डिस्कस द लेसन। इन्फिनेटिव सब्जेक्ट भी बन सकता है, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, इन्फिनेटिव कॉम्प्लीमेंट में भी आ सकता है। तो ये हम कहीं भी इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को सेंटेंस में रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको हम अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम इसकी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। क्लियर? तो इन्फिनेटिव जो है वो क्या है? अगर हम सिंपली बोले, इन्फिनेटिव इज अ टू प्लस वर्ब फर्स्ट को हम फुल इन्फिनेटिव बोलते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म को हम बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। यानी ये दोनों जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, तब ये वर्ब्स की फॉर्म क्या हो जाती है? इन्फिनेटिव।
ठीक है, ये तो हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग, राइट। अब जो है मेन मुद्दे की बात जो हम हमेशा ही करते हैं, मुद्दे की बात ये है कि मैम एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे और हमें कैसे उनको फाइट करना है, सही करना है। बिल्कुल सही, क्योंकि हम वही कर रहे हैं, हम वही तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स, आपको कुछ वर्ब्स को याद करना पड़ेगा, माइंड में बैठाना पड़ेगा कि कुछ वर्ब्स जो अपने बाद में हमेशा ही इन्फिनेटिव लेती है। हमेशा इन्फिनेटिव का मतलब कि जब भी उनके बाद में कोई सेंटेंस बनता है तो इन्फिनेटिव और जिरंड की दोनों में से बात होगी तो वो वर्ब्स हमेशा इन्फिनेटिव ही लेंगी, राइट। जिरंड लेते ही वो सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाए। और ऐसे ही सेम जिरंड के साथ होता है, कुछ वर्ब्स होती है जो जिरंड ही लेती हैं, तो उनके केस में हम जिरंड ही लेंगे। वहाँ पर एग्जामिनर क्या करता है, हमें जिरंड की जगह इन्फिनेटिव दे देता है, क्लियर। तो उन वर्ब्स को हमें माइंड में रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं। ये वर्ब्स कौन कौन सी, अफोर्ड, अपीयर, अरेंज, अटैम्प्ट, बी बाउंड, केयर, केस, चेंज, चूज, क्लेम, consent, decide, decline, determine, fail, happen, hope, hurry, long, manage, manage, offer, plan, pretend, promise, pawn, refuse, seem, trouble, threaten, undertake, wish और vow। इन verbs के साथ में, ठीक है, ये जो verbs हैं तो ये वर्ब्स ये इन्फिनेटिव लेंगी एज ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। इन वर्ब के बाद में जनरली क्या यूज होगा, इन्फिनेटिव। इन वर्ब्स को आप 2-3 बार पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इन वर्ब्स के बाद में क्या आएगा स्टूडेंट्स, इन्फिनेटिव। और एग्जाम में एग्जामिनर क्या करेगा, इन वर्ब्स के बाद में आपको जिरंड लगाकर क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और आपको याद करना पड़ेगा कि नहीं इन वर्ब के बाद जिरंड नहीं, इन वर्ब्स के बाद में क्या आएगा, इन्फिनेटिव। क्लियर। एग्जाम्पल्स देखो, आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ कार, मैं कार खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता। I cannot afford to buy a car, तो यहाँ पर देखो afford जो वर्ब है वो अपने बाद में क्या ले रही है स्टूडेंट्स, इन्फिनेटिव। अगर सेंटेंस ऐसा होता, क्या होता सेंटेंस, I cannot afford buying a car, क्या होता, I cannot afford buying a car। तो बाइंग कौन सी फॉर्म होती है स्टूडेंट, जिरंड, ठीक है। तो जिरंड फॉर्म अफोर्ड के बाद नहीं आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, इन्फिनेटिव। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है और इसी तरह से आपको सारी वर्ब्स को माइंड में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, शी अपीयर्ड टू बी इन हर लेट 30s, अपीयर्ड के बाद भी क्या आएगा, इन्फिनेटिव। अभी आपको लग रहा होगा कि मैम बहुत सारी वर्ब्स हैं, कैसे याद करेंगे, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आप 2-3 बार इन वर्ब्स को रिवाइज करेंगे, फिर इनकी एग्जाम्पल से इनको मैच करेंगे, फिर हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो अपने आप ये वर्ब्स आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, ठीक है। कुछ तो ये जो चीज़ें हैं याद करने वाली, ये तो याद ही करनी पड़ेगी, इनका और कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, वी मैनेज, मैनेज भी ऐसी वर्ब है जो अपने बाद में क्या लेती है, इन्फिनेटिव। वी मैनेज टू गेट टू द एयरपोर्ट इन टाइम। दे सीन नहीं है ये स्टूडेंट, दे सीम, ठीक है, दे सीम टू नो व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है। हैव यू अरेंज, अरेंज के बाद में टू मीट, ये मीट MEET है, ठीक है, इसका तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। मीट मतलब मिलना वाला मीट है तो वो क्या होगा, MEET। नेक्स्ट, दे डिटरमाइंड टू स्टार्ट अर्ली, तो डिटरमाइंड के बाद भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, इन्फिनेटिव। वी होप टू अराइव अराउंड 2, होप के बाद भी इन्फिनेटिव। ही फेल्ड टू कीप द अपॉइंटमेंट,
फेल के बाद भी इन्फिनेटिव। द प्रिंसिपल प्रॉमिस टू लुक इनटू द मैटर, प्रॉमिस के बाद भी इन्फिनेटिव। ही अंडरटुक, अंडरटुक इज द सेकंड फॉर्म ऑफ अंडरटेक, और अंडरटेक अपने बाद में क्या लेता है, इन्फिनेटिव। तो टू फिनिश, टू फिनिश इज एन इन्फिनेटिव फॉर्म। क्लियर है गाइस, समझ में आया कि ये वर्ब्स जो मैम ने अभी बताई हैं, जो मैंने अभी बताई हैं, इन वर्ब्स को आपको ध्यान में रखना है। इन वर्ब्स के साथ में इन्फिनेटिव आएगा, ठीक है, और एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनाकर दिया जाएगा जिरंड का। जनरली इनके साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये वर्ब्स आपको माइंड में रखनी है। क्लियर, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अभी तक हमने बात की थी वर्ब्स की कि कुछ वर्ब्स जैसे अफर्ड, अपीयर, ठीक है, ये वर्ब्स अपने बाद में इन्फिनेटिव लेती है। अब हम बात कर रहे हैं उसी सिमिलर वे में कुछ एडजेक्टिव्स, जो अपने बाद में इन्फिनेटिव लेते हैं, जिरंड नहीं लेते हैं, ठीक है। ऐसे एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं, लाइक देखो, एंशियस, ईगर, ग्लैड, हार्ड, एबल, इजी, हैप्पी और रेडी, ये एडजेक्टिव्स अपने बाद में इन्फिनेटिव लेंगे, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स करने से हमें वो वर्ब्स या वो एडजेक्टिव्स जो भी हम पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहते हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल से रिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे, है ना। Everyone in the class seemed eager to learn. Eager क्या है, एडजेक्टिव है, उत्सुक। इसके बाद में कौन सी फॉर्म आई है, इन्फिनेटिव। नेक्स्ट, he is always ready to help. Will you be able to come? I'm happy to leave it tomorrow. It is hard to believe that she is only 9. ठीक है, ये बहुत ही मुश्किल है बिलीव करना कि वो सिर्फ 9 की है, मतलब 9 साल की है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ईगर, रेडी, एबल, हैप्पी, हार्ड, इन सभी के बाद में कौन सी फॉर्म यूज हुई है, इन्फिनेटिव। यानी इन एडजेक्टिव्स के बाद में आप इन्फिनेटिव फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देख रहे हैं कि जो वर्ब्स हैं, ये वर्ब्स जनरली टेक ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव, ठीक है। कौन कौन सी है, आस्क, कमांड, कंपेल, इनेबल, एनकरेज, फोर्स, इंस्ट्रक्ट, इनवाइट, मेक, ऑब्लाइज, ऑर्डर, रिमाइंड, रिक्वेस्ट, सी, अर्ज, वॉन्ट और वॉच, ठीक है। अब देखो, I asked him to wait, ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव। The president was forced to resign, तो ये यहाँ पर तो ये क्या हो गया, पैसिव सेंटेंस हो गया। They made me repeat, क्योंकि made जो है ये अपने बाद में, ये मेक की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, मेड, और मेक अपने बाद में, यहाँ टू नहीं आया, आपको इससे डाउट नहीं होना चाहिए। मेक जो है वो अपने बाद में एक्टिव सेंटेंसेस में बेयर इन्फिनेटिव लेता है, ये भी हम आगे कवर करेंगे। मेक अपने बाद में एक्टिव सेंटेंसेस में बेयर इन्फिनेटिव ले रहा है, इसलिए टू नहीं आया है, ड्यू टू मेक, ठीक है। He suffered a serious injury that obliged him to give up work. He commanded his man to retreat. तो ये वर्ब्स क्या लेती हैं, जनरली ये वर्ब्स ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव लेती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ब, कुछ ऐसी वर्ब, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी वर्ब्स की जो इन्फिनेटिव भी ले सकती हैं और जिरंड भी ले सकती हैं, दोनों यूज हो सकते हैं, इन्फिनेटिव भी और जिरंड भी। कौन कौन सी ऐसी है, एडवाइज, एम, अलाउ, बिगिन, सीज, कंटिन्यू, फॉरगेट, हेट, इंटेंड, लाइक, लव, प्रेफर,
प्रेफर के बारे में हमने एडजेक्टिव में भी पढ़ा था, याद है? प्रपोज, रिग्रेट, रिमेंबर, रिक्वायर, स्टार्ट, स्टॉप, ट्राइंग, ट्राई और वॉट। ठीक है, इन वर्ब्स के साथ में, यानी ये वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या भाव है सेंटेंस का, किस सेंस में वो बात कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये इन्फिनेटिव या जिरंड ले सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें से अगर हम इंटेंट की बात करें या एम की बात करें तो इनके साथ में दोनों फॉर्म आती है। इंटेंट के साथ ये देखो इन्फिनेटिव भी आगे, जिरंड भी आगे, इन्फिनेटिव और जिरंड। ठीक है, लेकिन इन्फिनेटिव जो है वो ज़्यादा यूजुअल, इस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे। इंग्लिश में बहुत बार जब आप कोई बुक पढ़ते हैं तो आपको कहीं जगह ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि ये चीज़ मोर यूजुअल है। मोर यूजुअल का मतलब ये नहीं है कि ये मोर करेक्ट है। मोर यूजुअल का मतलब ये है कि ये फॉर्म ज़्यादा यूज में आने लग गई है दूसरी फॉर्म के कंपैरिजन में। ठीक है, इसलिए वो फॉर्म ज़्यादा यूज में आती है तो हमें वो सुनी सुनाई लगती है और हमें वो करेक्ट लगती है। और जो सेंटेंसेस जो फॉर्म्स यूज में नहीं आती है, हमें सुनी हुई नहीं लगती है, तो वो हमें करेक्ट नहीं लगती है। सिंपल सा है। बहुत सारे स्टूडेंट इस मोर यूजुअल से कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये मोर यूजुअल है, तो मोर यूजुअल डजंट मीन मोर करेक्ट। क्लियर? ठीक है, तो देखो, ही इंटेंड्स टू पेंट द हाउस और ही इंटेंड्स पेंटिंग द हाउस। He aims to rise high in life और he aims at rising high in life। अमेरिकन में जनरली इसमें इन्फिनेटिव फॉर्म को ही सही माना है, अमेरिकन इंग्लिश में एम के साथ, बट ब्रिटिश में हम दोनों को सही मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम ब्रिटिश को फॉलो करते हैं। क्लियर है गाइस? ठीक है, कई बार इन्हीं वर्ब्स के साथ में आपको जो सेंटेंसेस मिलेंगे उन सेंटेंसेस में क्या होगा कि जो इन्फिनेटिव आता है अगर इन वर्ब के बाद, तो वो एक स्पेशल पर्पस को डिनोट करेगा, स्पेशल किसी सिचुएशन को बताएगा, उस सिचुएशन में यूज होगा, राइट। और अगर वहाँ पर हम जिरंड फॉर्म लेते हैं तो वो हैबिचुअल, नॉर्मल, रूटीन एक्शन के सेंस में आता है। जैसे देखो, एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, जैसे an infinitive refers to an action on a particular occasion। infinitive रेफर करता है एक्शन को किसके लिए? पार्टिकुलर ओकेजन के लिए, राइट। बट a gerund indicated a habitual action। और gerund किसको इंडिकेट करता है? हैबिचुअल एक्शन को इंडिकेट करता है। जैसे देखो, he likes to play the violin और he likes playing the violin। अब इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? पहला है ही लाइक्स टू प्ले द वायलिन, दूसरा ही लाइक्स प्लेइंग द वायलिन। देखो, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जैसे कोई पार्टी चल रही है, ठीक है, पार्टी में कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, सब अपने अपना अलग अलग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उस सिचुएशन में ही जो है वो लाइक कर रहा है, ही चाह रहा है कि वो प्ले करे, वायलिन प्ले करे। ठीक है, तो उस सिचुएशन में, उस पार्टिकुलर सिचुएशन की बात हो रही है। हो सकता है उससे पहले या उसके बाद में उसने कभी प्ले ही नहीं किया हो सकता है वो रूटीन में कभी प्ले नहीं करता हो, बहुत सारी सिचुएशन पॉसिबल है। लेकिन उस पार्टिकुलर सिचुएशन में वो प्ले करना चाहता है, तो हमने क्या यूज किया स्टूडेंट? क्या यूज किया? इन्फिनेटिव। उस पार्टिकुलर सिचुएशन में वो यूज करना चाहता है, इसलिए हमने इन्फिनेटिव यूज किया, राइट। और दूसरे सेंटेंस में ये बोल रहा है ही लाइक्स प्लेइंग द वायलिन। ये हम नॉर्मल, रूटीन, हैबिचुअल एक्शन की अभी बात नहीं हो रहा है, द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग नहीं बोल रहा है। वो हमेशा ही, मतलब उसकी एक आदत बताए या उसकी एक्टिविटी बताए, उसका हैबिचुअल एक्शन बताए कि वो पसंद करता है वायलिन को प्ले करना। वो एक जनरल बात हो रही है, किसी पार्टिकुलर ओकेजन की बात नहीं हो रही है।
गॉट माई पॉइंट? तो आप पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक ओकेजन, किसी स्पेसिफिक कंडीशन में बात करेंगे तो आप यूज करते हैं इन्फिनेटिव, और आप जनरल बात कर रहे हैं तो आप यूज करेंगे जिरंट। ठीक है, सेम दूसरा देखो, ही स्टॉप्ड टू टॉक और ही स्टॉप्ड टॉकिंग। ही स्टॉप्ड टू टॉक, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे थे और कोई ही है, कोई फ्रेंड है आपका, एक्विटेंसेस है जो आप परिचित है, वो बाइक पे था, आप पैदल थे, उसने आपको देखा, बाइक रोकी और आपसे बात की। तो ये एक पर्टिकुलर एक सिचुएशन बनी जिसमें हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ही स्टॉप्ड, वो रुका, किसके लिए? बात करने के लिए। ही स्टॉप्ड टू टॉक, वो बात करने के लिए रुका, राइट? तो इसलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पर? इन्फिनिटिव। गॉट माई पॉइंट? ठीक है। ही स्टॉप्ड टॉकिंग, उसने बात करना ही बंद कर दिया। ठीक है, ही स्टॉप्ड, उसने बंद कर दिया टॉकिंग, बात करना। ठीक है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है समझ में आ गया होगा आपको। तो स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर ओकेजन, पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्पस के लिए यूज होता है इन्फिनेटिव। यूज दोनों हो सकते हैं इन वर्ब्स के साथ, और अगर हम जनरल बात करना चाहें, हैबिचुअल बात करना चाहें, तब यूज होता है जिरंट। क्लियर है गाइस? ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी हमने देखा था क्या कि कुछ वर्ब्स, ये वाला पॉइंट, कि वर्ब्स जो इन्फिनिटिव भी ले सकती हैं और जो जिरंट भी ले सकती है, दोनों ले सकती हैं। अब सेम उसी तरह ऐसे एडजेक्टिव जो इन्फिनिटिव भी ले सकते हैं और जिरंट भी ले सकते हैं। ठीक है, देखो, adjectives that take an infinitive or gerund are कौन कौन से हैं? be afraid और be sorry। ठीक है, एग्जाम्पल, she was, be की फॉर्म है was, she was afraid to open the door। she was afraid to open the door। यहाँ पर ये क्या है? afraid। ठीक है, be afraid, और यहाँ पर ये फॉर्म कौन सी आई? इन्फिनिटिव। क्लियर? शी वॉज अफ्रेड ऑफ अपसेटिंग हर पेरेंट्स। अफ्रेड के बारे में मैंने पहले भी बताया था, अफ्रेड टू डू समथिंग होता है, अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग होता है। ये स्ट्रक्चर्स मैंने पहले भी बताई हुई है आपको जब मैंने एडजेक्टिव करवाया था आपको। जब मैंने लगभग सारे ग्रामर के टॉपिक कर लिए हैं, तो जब तक आप उन ग्रामर में जो करवाए हुए कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक नहीं करेंगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा, तब तक सब कुछ स्कैटर्ड लगेगा, बिखरा हुआ लगेगा। और जब आप उन कॉन्सेप्ट्स को, एक कॉन्सेप्ट को दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स करना सीख जाएंगे, रिलेट करना सीख जाएंगे, तो आपको सब कुछ गुंथा हुआ लगेगा। हाँ कि हाँ क्लियर है अब कि एक टॉपिक करता हूँ तो उसी के क्वेश्चन नहीं होते, मिक्स होते हैं तो भी मैं कर पाता हूँ, जो 99% स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि मैम नाउन करवा देते हो तो नाउन की प्रॉब्लम हो जाती है, प्रोनाउन करवा देते हो प्रोनाउन की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जब हम सारी ग्रामर को मिक्स करके क्वेश्चन करते हैं तब हमसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो वो इसीलिए नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आई एम सॉरी। तो आपको करना क्या है? आपको रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट को इंटर रिलेट करना है, या अफ्रेड को देखते ही याद आना चाहिए, यार अफ्रेड तो एडजेक्टिव है, वहाँ पढ़ा था। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर बताई थी मैम ने? ये बताई थी। क्लियर? नेक्स्ट, आई एम सॉरी टू हियर द न्यूज और आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। तो देखो यहाँ पर was afraid, to open, of upsetting, to hear, or for interrupting। तो जो फॉर्म है इन्फिनिटिव, और ये इन्फिनिटिव और ये जिरंट, यही चीज़ हम सीखना चाह रहे हैं क्या कि इन एडजेक्टिव के साथ में हम इन्फिनिटिव और जिरंट दोनों फॉर्म्स को यूज कर सकते हैं। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, जो हम कॉन्सेप्ट्स करते हैं उनके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। पहले हम एक बार सारे कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है,
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव प्लस प्रपोजिशन। जब किसी सेंटेंस का फॉर्मेशन ये होता है, क्या? सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन नाउन, देन इन्फिनेटिव और देन प्रपोजिशन। ये क्या बोलना चाह रहा है, इसका मतलब समझेंगे। When the infinitive is made to qualify a noun, जब किसी इन्फिनेटिव को नाउन की विशेषता बताने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है मैम, अभी तो आपने बताया था मेक के साथ बेर इन्फिनेटिव आएगा, अभी आप यहाँ फुल इन्फिनेटिव यूज कर रहे हो। ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में आना चाहिए, बिल्कुल अगर सही क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आया तो। लेकिन स्टूडेंट, इसका रीजन मैं बता दूं कि मेक जब एक्टिव में होगा तो बेयर इन्फिनेटिव लेगा, पैसिव में होगा तो फुल इन्फिनेटिव लेगा। ये कॉन्सेप्ट भी हम बेयर इन्फिनेटिव में करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? व्हेन द इन्फिनेटिव इज मेड टू क्वालिफाई अ नाउन, जब इन्फिनेटिव को नाउन की विशेषता बताने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, इट मस्ट बी accompanied by the same preposition that it would have taken if the verb were finite। इसका मतलब है कि जब हम इन्फिनेटिव को नाउन की विशेषता बताने के लिए यूज करेंगे तो उस इन्फिनेटिव के बाद में उस प्रपोजिशन को यूज करेंगे, जो प्रपोजिशन अगर ये वर्ब फाइनाइट होती, अगर वर्ब क्या होती? फाइनाइट होती, तब जो प्रपोजिशन हम यूज करते, जैसे लिव के साथ में इन, राइट के साथ में विद, सफर के साथ में फ्रॉम, वही प्रपोजिशन हम इस केस में यूज करेंगे। गॉट माय पॉइंट? फिर से रिपीट करती हूँ। यहाँ हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब कि इन्फिनेटिव नाउन की विशेषता बताने के लिए, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, तब उस इन्फिनेटिव के बाद में उस प्रपोजिशन का यूज होता है, जो प्रपोजिशन अगर वो फाइनाइट होती तो हम यूज करते, वही प्रपोजिशन इस स्ट्रक्चर में हमें यूज करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, I have a house, अगर इसको बाकी पार्ट को हम छोड़ दें, सिंपली इतना सा देखें तो सेंटेंस क्या है? I have a house, मेरे पास एक घर है, और वो घर किस काम का है? मेरे, वही विशेषता बताने का काम। अब इस नाउन का, ये जो नाउन है उसको क्वालिफाई करना है। उसको क्वालिफाई करने के लिए क्या बता रहा है? टू लिव, रहने के लिए मेरे पास में घर है। तो ये जो टू लिव है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? हाउस को कर रहा है। अब जब इन्फिनेटिव नाउन को क्वालिफाई करेगा तो यहाँ पर जो वर्ब आई है, इस वर्ब के बाद में मुझे प्रपोजिशन चाहिए, तो मैंने क्या यूज किया है? इन, टू लिव इन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए मिलेंगे इस कॉन्सेप्ट से, बट बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसको और समझेंगे। शी हैज अ पेन, पेन इज अ नाउन। ठीक है, शी हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है, और वो पेन किस काम का? टू राइट, लिखने के लिए उसके पास में पेन है। विद यूज किया है किसके लिए? राइट के साथ में, क्योंकि अगर राइट फाइनाइट वर्ब होती तब भी हम क्या यूज करते? विद। गॉट माई पॉइंट? ठीक है। ही हैज मैनी ट्रबल्स टू सफर फ्रॉम, ही हैज मैनी ट्रबल्स, उसको बहुत सारी परेशानियां हैं। ये क्या आ गया? टू प्लस वर्ब फर्स्ट क्या है? इन्फिनेटिव। क्लियर? सफर अगर वर्ब होती फाइनाइट तो क्या लेती? फ्रॉम। क्लियर है गाइस? समझ में आया? ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव प्लस प्रपोजिशन। इन्फिनेटिव यूज होगा नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, तो उस इन्फिनेटिव के बाद में आप प्रपोजिशन यूज करेंगे, वही प्रपोजिशन यूज करेंगे जब अगर वो फाइनाइट होती तब आप यूज करते, वही प्रपोजिशन आप यहाँ इन्फिनेटिव के बाद में यूज करेंगे। क्लियर है गाइस? ओके, नेक्स्ट हाउ प्लस इन्फिनेटिव। हाउ प्लस इन्फिनेटिव यूज किया जाता है किसी चीज़ का मेथड बताने के लिए, मीन्स बताने के लिए, जरिया बताने के लिए, कैसे हुआ उसके लिए यूज करते हैं क्या? हाउ प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट।
क्लियर है? जैसे आई विल शो यू हाउ टू लोड द सॉफ्टवेयर, मैं तुम्हें बताता हूँ, दिखाता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है, कि इस जो सॉफ्टवेयर है इसको कैसे लोड किया जाता है, मतलब इसका फंक्शन क्या है अपलोडिंग का, वो मैं तुम्हें शो करता हूँ। आई शो यू हाउ टू लोड, ठीक है। तो हाउ टू लोड यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है, मेथड को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, मेथड क्या है लोड करने का। गॉट माई पॉइंट? नेक्स्ट, ही टॉट मी, उसने मुझे सिखाया हाउ टू से थैंक यू इन चाइनीज, चाइनीज में थैंक यू कैसे बोलते हैं वो उसने मुझे सिखाया, ठीक है। तो हाउ प्लस इन्फिनेटिव को यूज़ किया जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं स्टूडेंट, हाउ प्लस इन्फिनेटिव को यूज़ किया जाता है किसी जो सिचुएशन है, को जो एक्शन है उसको कैसे, आपका मेथड क्या है, मीन्स क्या है, उसको बताने के लिए यूज़ करते हैं हाउ प्लस इन्फिनेटिव। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमने इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ लिया है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, बेयर इन्फिनेटिव भी पढ़ेंगे, पहले इसको आज जो किया है इसको पहले रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद में बेयर इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट भी बचता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा वर्ब, वर्ब लेटिन में वर्ड से है, ठीक है, लेटिन में वर्ब का मतलब वर्ड होता है, और वर्ब इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अलग अलग तरह से कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब जो वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके पर्सन, नंबर, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है वो फाइनाइट है, और जो चेंज नहीं होती है वो नॉन फाइनाइट है। फिर हमने देखा कि नॉन फाइनाइट वर्ब, ये हमने देख लिया था, पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया। फाइनाइट वर्ब ज़रूरी है सेंटेंस के लिए, नॉन फाइनाइट वर्ब ज़रूरी नहीं है सेंटेंस के लिए, कि एसेंशियल नहीं है, राइट। फिर हमने देखा था कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो तीन टाइप के हैं, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव में सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो 2+ वर्ब फॉर्म जिसको हम फुल इन्फिनेटिव बोलते हैं उसी को डिस्कस किया आज हमने। तो इन्फिनेटिव कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो अपने बाद में जिरंड यूज़ नहीं करती हैं, जिनके बाद में इन्फिनेटिव ही आता है, ये वर्ब्स आपको ध्यान में रखनी है। इनके एग्जाम्पल्स भी हमने कर लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट, फिर हमने देखा था जैसे वर्ब जिनके बाद इन्फिनेटिव आता है, सिमिलरली ऐसे एडजेक्टिव्स जो अपने बाद में इन्फिनेटिव लेते हैं, वो ये हमने डिस्कस कर लिए। एंशियस, ईगर, ग्लैड, हार्ड, एबल, इजी, हैप्पी, रेडी, ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके बाद में इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि वर्ब जिनके पास ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव यूज़ होते हैं, ये वर्ब्स ले ली हमने, आस्क, कमांड, कंपेल, इनेबल, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि कुछ वर्ब्स जो इन्फिनेटिव भी ले सकती हैं, जिरंड भी ले सकती हैं। कुछ केसेस में इन्फिनेटिव ज़्यादा कॉमन है, मतलब मोर यूजुअल है, और बट यूज़ आप दोनों कर सकते हैं। कुछ वर्ब के केस में हमने देखा कि मीनिंग चेंज हो जाता है, इन्फिनेटिव स्पेशल पर्पस, पर्टिकुलर ओकेजन में आता है, और जिरंड जो है वो हैबिचुअल एक्शन बताते हैं, राइट, ठीक है। फिर हमने देखा कि एडजेक्टिव, जैसे अभी हमने वर्ब देखी जो इन्फिनेटिव जिरंड दोनों ले सकती है, वैसे कुछ एडजेक्टिव भी दोनों ले सकते हैं, इन्फिनेटिव भी जिरंड भी। नेक्स्ट हमने देखा ये स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव प्लस प्रेपोजिशन। जब इन्फिनेटिव को नाउन की विशेषता बताने के लिए यूज़ करेंगे तो इन्फिनेटिव के बाद प्रेपोजिशन आएगा। सेम प्रेपोजिशन अगर वो फाइनाइट होती तब हम यूज़ करते, वही प्रेपोजिशन जब यहाँ इन्फिनेटिव होगा तब हमें यूज़ करना है, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाउ प्लस इन्फिनेटिव। हाउ प्लस इन्फिनेटिव को हम किसी चीज़ का मेथड या मीन्स बताने के लिए यूज़ करते हैं, लाइक हाउ टू लोड, हाउ टू से। ओके गाइज, थैंक यू।